यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का एक टॉपिक आता है सेल, कोशिका, उसको पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल को हमारे शरीर का ही पार्ट, एक छोटा यूनिट है, इसलिए इसकी वैसे भी जानकारी होनी चाहिए कि सेल क्या है। जो हम लोग का टोटल शरीर है इसमें कई प्रकार के मतलब अरबों सेल हैं, छोटी छोटी इसकी इकाई है, मतलब यूनिट है इसका टोटल। और पूरे शरीर में हमारे सेल भरे हुए हैं। इन सभी सेलों को अगर मिला दिया जाए तो छोटे छोटे टिश्यू बनेंगे। टिश्यू का मतलब है हर पार्ट, एक हाथ हुआ, पैर हुआ, जो शरीर का अंग बनता है, कई टिश्यू मिलकर, ये कई सेल मिलकर एक टिश्यू बनते हैं। और टिश्यू से शरीर के अंगों का निर्माण होता है, बाद में मानव शरीर का पूरा टोटल निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए ये एक शरीर है, ये कान बना दिए हैं, और इस पूरे शरीर में यहां से यहां तक पूरा सभी शरीर के सभी पार्ट में इसके सेल भरे हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए इसके पैर को उठा लें तो ये एक टिश्यू से, मतलब कई सेल मिले हैं तब जाकर के एक टिश्यू बना है। और शरीर में कई प्रकार, हर हर अंग जो बने हैं, एक एक टिश्यू अपना अलग अलग एक पूरे शरीर के स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। मतलब कई सेल मिले हैं तो टिश्यू बना है, टिश्यू के मिलने से शरीर के अंग बने हैं, और अंगों के मिलने से शरीर का पूरा स्ट्रक्चर या भाग बना है। ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है, किसी भी जंतु के लिए है। चूंकि मनुष्य के लिए, चूंकि हम लोग समझने में आसानी होगा, इसलिए इसका उदाहरण लिया गया है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो अपना विकास उतनी तरह से नहीं कर पाया है, इतना ज्यादा नहीं हो पाया है जैसे यूकैरियोटिक अपना विकास कर लिया है। जैसे मानव है, पेड़ पौधे, हम लोग यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं। जबकि हरित लवक जो अपने शरीर का पूरी तरह से, जीवाणु हुए, विषाणु हुए, ये अपना, ये क्या करिए हैं, टोटल अपना विकास नहीं कर पाए हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक में आएगा। प्रो से ऐसे भी समझिए ये प्राचीन चीजें हैं, तो पुरानी चीजें क्या होती थी, आजकल के जमाने से अगर देख मिलाया जाए तो डेवलप नहीं होती थी, संसाधन कुछ थे कुछ नहीं थे। और आज के समय में को यूकैरियोटिक समझिए जो कि डेवलप कर गया है, तो जो जिसका विकास उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। और दोनों में एग्जाम्पल क्या है, प्रो और यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में आपके हरित लवक ये सब आएंगे, विषाणु जीवाणु ये सब। और यूकैरियोटिक में मानव आएगा, पादप आएगा, पादप में पेड़ पौधे ये सब, और जंतु में हम लोग भी आएंगे, जानवर उनवर जितने भी हैं वो सब आएंगे। तो इसका स्टार्ट किया जाए, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, कोशिका की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं छोटी छोटी, और एक एक कोशिका में सारे फंक्शन हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सारी चीज उसमें मिक्सअप है। दूसरा है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कैटोलॉजी। ये लाइन अध्ययन वाले क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, देखिए इरेज हो गया। अध्ययन वाली चीजें पूछी ही जाती हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो या जीव विज्ञान का हो। एक क्वेश्चन आता है, भूकंप के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो वो सारी चीजें, सिस्मोलॉजी। तो कोशिका शब्द का सबसे पहले वैज्ञानिक किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जिसको न्यूरॉन ब्रेन का होता है, सबसे लंबी कोशिका होती है, लंबी। और सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, और लंबी होती है न्यूरॉन ब्रेन की होती है। इसके बाद है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ईएम स्लाडेन या फिर स्वान, टीएच स्वान उनका नाम है, बस स्वान, बस इतना जानिए काफी है, स्लाडेन और स्वान। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने, विर्चो विर्चो है, ये चौ पे ओ की मात्रा है, कट गया है। विर्चो ने कोशिका विभाजन की बात कही थी, यानी कहा था कि कोशिका जो है विभाजित भी होता है। क्योंकि अगर आप अपने शरीर में कहीं भी चोट कर दीजिए तो कई सेल मर जाते हैं, लेकिन जब उस दूसरे सेल की मदद से अगर वो वापस, जैसे ब्रेन को अगर हटा दीजिए तो बाकी कहीं भी सेल की मात्रा अगर कम होती है तो दूसरे सेल के द्वारा फिर से उसको उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब विभाजित हो जाते हैं, एक से दूसरे में बन गया, दो से चार हो गए, तो उसका फिर से पुनर्निर्माण होता रहता है। तो ये बात किसने बताई थी, ये आपके इन्होंने बताया था, किसने, विर्चो ने। उसके बाद देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। जीवाणुओं, वही चीज, जीवाणुओं नील हरित शैवाल में होता है कौन, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक किसमें होता है, देखिए विषाणु, जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर
सभी पौधों तथा जंतु में पाई जाती है। देखिएगा लिखे हैं सभी को छोड़कर, इसी को इंपॉर्टेंट मत बना लीजिएगा कि विषाणु जीवाणु को कह रहे हैं। अब यहां से दोनों में अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नॉर्मली अंतर तो यही है कि इसका विकास ज्यादा नहीं हो पाया है प्रोकैरियोटिक का, और यूकैरियोटिक का भी ज्यादा विकास हो गया है। इसमें बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, उसमें ना के बराबर चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें फर्क है वो देख लीजिए। कोशिका भित्ति जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ये प्रोकैरियोटिक में होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसको बोलते हैं, सेल वॉल, ऊपर का जो है कोशिका भित्ति, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें कोशिका भित्ति का मतलब दो ठो, इसमें दो चीज घेराव रहे, एक ऊपर से भी, कहीं कहीं त्रिस्तरीय भी है। तो मतलब कोई चीज को दो तीन बार घेर दीजिए तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में ज्यादा होता है। तो इसमें जो होता है वो किसका बना होता है, पेड़ पौधों में सेलुलोज, चूंकि पेड़ पौधों किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। और जो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक है वो बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। सेलुलोज वही जिससे कागज उगज का निर्माण होता है। फिर है प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस, जबकि यूकैरियोटिक में होता ही है। ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ईआर नहीं होता, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम, इसमें क्या है, 70 यस के बराबर होता है, और यूकैरियोटिक में 80 यस। यस क्या है, स्वेडबर्ग इकाई है, या फिर सेडिमेंशन रेट इसको बोलते हैं। मतलब ये दिखाता है कि किसमें क्षमता ज्यादा है। गाल्जी का प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। यहां देखिए इसका यस का लिख दिया गया है, स्वेडबर्ग इकाई, इकाई माने यूनिट। केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। लाइसोसोम इसमें नहीं होता, और जबकि यूकैरियोटिक में होता है। केंद्रिका यानी इसमें नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। लिंग प्रजनन भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। इसी तरह एक और अंतर देखिए, फिर सेल को देखा जाएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल हैं यूकैरियोटिक के। यूकैरियोटिक में जंतु भी आएंगे, जंतु माने मनुष्य, जीव जंतु जो भी हैं, और पादप पेड़ पौधे। तो इन दोनों में भी क्या अंतर है, तो देखिए पादप में पौधों में विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है, 3 स्तरीय, जो सेलुलोज की बनी होती है। यही चीज अभी बता रहे थे, जैसे एक लेयर ये मनुष्य के लिए है कोशिका भित्ति, और ये 2-3 अगर लेयर हो गया तो समझिए जो सेलुलोज का बना होता है पेड़ पौधों में हो गया। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, किसमें, पादप में। लाइसोसोम भी नहीं होता नॉर्मली, कुछ पौधों को छोड़ दिया जाए, जबकि इसमें रसधानी होती है, वैक्यूल होता है। ज्यादातर पादप कोशिकाओं में तारकेन यानी सेंट्रो नहीं होते, जबकि जंतु कोशिका में अगर देखा जाए, ये तो पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों की बात हो गई, यहां एक पेड़ बना दीजिए ताकि स्पष्ट हो। जंतु कोशिका में जो जिसमें जीव हो, मनुष्य हो, जो भी जानवर हो, गाय भैंस बकरी कुछ भी, लाइसोसोम होता है। अधिकांश जंतु कोशिका में तारकेंद्र होते हैं। जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढका होता है, जो मनुष्य का होता है। जैसे उन लोगों में कोशिका भित्ति है और हम लोगों में एक ही लेयर होता है, कोशिका झिल्ली। देखिए यहाँ सेल बनाने का प्रयास किए हैं, इसमें और भी सी चीजें हैं, चूंकि अभी एक ही में कितना बना दे। पहला नंबर देखिए पादप, ये क्या नाम है, कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें भात समझते हैं चावल, उसमें डबल एक पकाने, मतलब इसको ऐसे समझिए 2-3 लेयर रहेंगे जो इसकी सुरक्षा ज्यादा देंगे। जैसे होता है ना चमड़े, जब पेड़ को देखेंगे ऊपर काला वाला रंग होता है, उसको अगर निकाल दें, रंग नहीं जो कड़ा होता है, उसको अगर जब निकालेंगे खुरचेंगे तो फिर उसके नीचे, फिर उसके थोड़ा उसका लेयर जो होता है मोटा होता है। हम लोग का जो स्किन है पतला होता है, तो हम लोगों में एक झिल्ली है और उसमें 2-3 लेयर होते हैं। तो इस 2-3 लेयर को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये क्या काम करेगा, जाहिर सी बात है 2-3 लेयर का होगा तो रक्षा ज्यादा करेगा, कोशिका को सूखने से बचाता है। अंदर पूरा चीज पार्ट, अगर मान लीजिए
ना झिल्ली रहे ना भित्ती रहे तो अंदर के सारे पार्ट ऐसे ही कैसे लगेंगे? उसमें कोई अगर मकान का दीवार उवाल ना रहे तो घर का सामान कहाँ सुरक्षित रहेगा? तो घर के सामान को सुरक्षित रखने के लिए एक होता है एक लेयर, जो कमजोर व्यक्ति का होता है तो वो एक लेयर का होता है, जो स्ट्रांग होता है देखते हैं 5 इंच की जगह 10 इंच और 20 इंच के भी दीवार बना देते हैं। तो जिसका ज्यादा मोटा दीवार होगा वो ज्यादा सुरक्षित होगा। तो वो चीजें हैं। ये किसका बना होता है? जो ज्यादा मोटा होता है वो सेलुलोज का, यानी पेड़ पौधों के लिए है। और मनुष्य का, जो मनुष्य हो या जो भी जंतु हो, उनका कोशिका झिल्ली होती है जो कि एक लेयर है। आगे कोशिका झिल्ली आएगा है तो यहीं देख लीजिए, कोशिका झिल्ली को देख लीजिए। ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति केवल पौधों में यानी पादप में पाए जाते हैं, जबकि कोशिका झिल्ली जंतुओं में भी पाई जाती है और पादपों में भी। कई पेड़ पौधे पतले भी मतलब नॉर्मल भी होते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और वो किसका बना था? सेलुलोज का बना था। फिर इसमें एक चीज और देखिए, 2 परत इसमें प्रोटीन और इनके बीच में 1 परत लिपिड, सभी मिक्सअप होते हैं। खैर आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी कई 1886 भी दिया 1890 1886 के 90 के सेशन के बीच में। इन्हें क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को पावर हाउस कहिए, ऊर्जा गृह कहिए, जो कह दीजिए, क्योंकि यहीं पर आपका शरीर में एनर्जी मिलने का काम यहीं से होता है। ये एक सेल में केवल एक ही मत सोचिएगा, कई माइटोकॉन्ड्रिया देखते होंगे फिगर में। तो मान लीजिए को उठाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या क्या होता है? इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली और एक अंतः झिल्ली से ढका होता है। एक बाहरी लेयर है ही और एक इसका अपना भी पार्ट है, दोनों से ढका हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक गृह को क्रिस्टी कहते हैं। ये जो अंदर के भाग हैं इसको क्रिस्टी कहते हैं। इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। 36 एटीपी 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनता है, उसमें से 34 अगर देखा जाए तो क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, बाकी 2 बाहर। तो एटीपी का यहाँ फुल फॉर्म भी लिख लीजिए है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जब हम लोग श्वसन तंत्र सांस उस लेते हैं, अंदर चीजों को खींचते हैं, तो वो अंदर जा करके यहीं पे ऊर्जा उत्पन्न करती है। और इस 36 एटीपी टूटते हैं तब जाकर एक ग्लूकोज बनता है। और वो जब ग्लूकोज बनता है तो शरीर को ऊर्जा मिलने का काम वहीं से स्टार्ट होता है। चौथा है गाल्जी बॉडी, गाल्जी उपकरण, जो परिवहन का काम करता है। परिवहन माने जैसे अगर मान लीजिए पूरे शहर में एक ट्रांसपोर्ट ना रहे तो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जाना आसान नहीं होगा। वैसे ही हमारे पूरे शरीर में हर जगह ट्रांसपोर्ट के जरिए ऊर्जा भेजा ना जाए तो चीजें संतुलित नहीं हो पाएंगी। वो काम करता है गाल्जी उपकरण। इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने, जो इटली के थे। सामान्य रूप से इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मुड़ी हुई दिखाई देंगी, गुच्छों के समान। प्रोटीन के जरूरतों के हिसाब से इसको बैलेंस करता है। जहां इसकी जरूरत ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए अगर किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो वहां पे इसको ज्यादा सप्लाई किया जाएगा। शरीर में या किसी भी जीव जंतु में जहां जिस चीज का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, अगर किसी से फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, तो हाथ पैर में जहां भी उसकी जरूरत ज्यादा हो, कोई पेशेंट है लेटा हुआ है, उसके कहीं चोट लगा है, हाथ पे लगा है, तो वहां पे पहले शरीर क्या करेगा? प्रोटीन ज्यादा भेजेगा, ताकि पहले उसकी जरूरत ज्यादा है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भेजेगा। ये नहीं कि पहले वाला स्थान एक जगह टेम्पू खड़ा रहे और दूसरे जगह भेजे ही नहीं। बैलेंस करने का काम करता है। यानी पूरे शरीर में प्रोटीन जहां जरूरत है वहां सप्लाई कर देगा। चलो हाँ, यहाँ इनको जरूरत है भेज दो, यहाँ भेजना है यहाँ भेज दो, ये काम करता है। रसधानी को वैक्यूल्स कहते हैं। ये कोशिका के निर्जीव रचना है। अगला है, इसमें तरल पदार्थ होते हैं। 65 से 70% तो आपके शरीर में पानी ही है। जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में ये बड़ी होती है। मतलब मनुष्य का, जीव जंतु में जो कहा जाए, हम लोग का छोटा होता है और पादपों में ये सब चीज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। हम लोग के शरीर में टोटल कितने % पानी है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। 65 से 70% पानी है, लेकिन ये सब वहीं केंद्रित होता है। छोटे छोटे सेल में पानी विभाजित होता है। तारक काय है, इसकी खोज बावेरी ने की थी। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं।
इसके अंदर एक या दो कोण नहीं, कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। कोशिका विभाजन यही होता है। कोशिका विभाजन माने एक सेल है तो अपने आप को विभाजित कर दिया, दो हो गया, दो को विभाजित किए, चार हो गया। जैसे पूरे शरीर में सेल को अगर कहीं तोड़ फूट लग जाए, चोट उट लग जाए, तो एक सेल दूसरे सेल को भेज करके उस चीज को बैलेंस करने का काम करते हैं। मतलब सेल विभाजन होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, तारक का सेंट्रोसोम। इसके अंदर एक या दो कोण जैसी रचना होती है, कण बार बार कोण कह दे रहे हैं, इसे सेंट्रियोल कहते हैं। कोशिका विभाजन कहाँ होता है जब पूछे जाएंगे तो तारक काय में होता है। हाँ, एक चीज और है, ये ब्रेन में नहीं होता। ब्रेन में नहीं होता क्योंकि उसमें 9 से, एक चीज और है, ब्रेन में नहीं होता, जबकि 9 से 11% उसी में ब्रेन में गिलियल सेल होता है, वहां विभाजन हो जाता है। इसीलिए जो भी मनुष्य है उसको कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने सर को बचा के रखना चाहिए। कहीं भी देखते हैं किसी को लाठी उठी लगता है तो सोचता है कि सर में चोट ना लगे, कहीं भी गिरे तो सर को बचाने के लिए इसीलिए ज्यादा फोकस किया जाता है। तो 9 से 11% इसमें होते हैं, उसमें विभाजन होता है, बाकी ब्रेन में जो बाकी है उसमें नहीं होते हैं। 90% भाग में, यानी टोटल न्यूरॉन में। अंतःप्रद्रव्य जलिका जिसको ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, सभी आपस में दब ना जाए, एक प्रकार से ढांचा बनने में मदद करता है। ये स्पेक्ट्रम का लाइन है। जैसे कि कोई मकान है, उस मकान में अगर छड़ ना पड़े, अगर दीवार में इधर उधर छड़ ना पड़े तो क्या होगा, कुछ दिन बाद अगर कोई बढ़िया आंधी आ जाए, कोई अगल बगल मकान या हल्का सा भूकंप ही आए तो पूरी तरह से क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। वैसे ही शरीर में पूरी चीजों को एक ढांचा बनाए, जैसे बोन माने हड्डी जैसे बनाए रहता है, ये काम करता है ईआर। ये किसका बना होता है, ये वसा और प्रोटीन का बना होता है। चिकनी तरफ वसा और खुरदुरी प्रोटीन का। जैसे मान लीजिए ये मकान है तो इसमें जो ये है वसा का बना हुआ और एक साइड बना रहेगा प्रोटीन का बना हुआ, तो ये बनता है खुरदुरा। जैसे बालू की तरह खुरदुरा बना दीजिए, और यही खुरदुरा को राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम तो अलग से भी है लेकिन उसको जान लीजिए। अब देखिए, राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किया। केवल इसे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। उसी सूक्ष्मदर्शी से दही देख लीजिए तो दोबारा दही खाने को मन भी नहीं करेगा। रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जाहिर सी बात है, अभी बताएं कि इसमें ये चीज जो छोटी छोटी होती हैं यही राइबोसोम है, और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S तथा प्रोकैरियोटिक में 70S के बराबर होता है। 70S प्रोकैरियोटिक में ये क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिया। ये माइक्रोस्कोप, कॉन्ड्रिया यहाँ क्या करने आएगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। 80S वाला बड़ा है जो कि जीव जंतुओं में है, हम लोगों में है। केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। ये सभी को दिशा निर्देश करता है। कोशिका का इसको मुखिया कहा जाता है। मुखिया का मतलब, भारत के अगर प्रधानमंत्री ना रहें तो पूरे देश को कार्य क्षेत्र में बहुत बाधा पड़ जाएगा। समझिए ये प्रधानमंत्री वाला रोल निभाता है। अगर राज्य के स्तर पर देखें तो सीएम वाला रोल निभाता है। घर के हिसाब से देखें तो घर का मुखिया जैसा रोल निभाता है। हर सेल में ये रहता है। इसका मुख्य कार्य है सभी को दिशा निर्देश करना, गाइड करना कि सभी काम अपने ठीक ढंग से करें। देखिए, सेल के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन। इसमें प्रोटीन लगभग 90% और 10% क्या होता है, डीएनए, आरएनए और जीन, ये सब चीज पाए जाते हैं केंद्रक में। इसी को गुणसूत्र है, ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे क्रोमोसोम में ही, जो मेल फीमेल का कितना कितना है, 44 + XY। लाइसोसोम देखिए, इसकी खोज डी डूबे ने की थी। डूबे मत समझिएगा, भारतीय नहीं थे, डी डूबे। इसमें सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोलेजेस, लाइपोसेज, प्रोटोएसेज, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह की ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करते हैं कि जैसे भारत में कैसे संविधान में सुप्रीम कोर्ट है, लोगों को सजा देता है, यानी उस सेल में किसी ने इनकी बात नहीं मानी तो उसको सजा देने का काम यही करता है लाइसोसोम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। तो सजा देता है, लेकिन अगर ज्यादा लोग इसकी बात नहीं माने तो ये खुद को भी समाप्त कर लेता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, ध्यान रहे, आरबीसी रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, इसमें लाइसोसोम नहीं होता।
इसीलिए यह 120 दिन बाद प्लीहा में यानी स्प्लीन में या फिर तिल्ली कहिए जाकर आरबीसी का जिसको कब्र कहते हैं प्लीहा, वहां जाकर मरता है। जीव द्रव्य के बारे में क्या है, तो देखिए जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे 1839 में किए। इसमें आपस में कोई ना लड़े, इसका मतलब क्या होता है, जीव द्रव्य पानी अगर जैसे बैलेंस रखने के लिए जैसे जमीन पे फर्श होता है, लेकिन अगर कोई लिक्विड वाली चीज हो यानी मुलायम चीज हो तो उसके अंदर अगर सारी चीजें भी रहें तो आपस में तो ऐसे ही मिक्स हो जाएंगी। तो मिक्स ना हो इसके लिए यह रहता है, सबको अपने कीचड़ की तरह रहेगा अंदर सेल के अंदर, और सब अपने अपने स्थान पे बने रहेंगे चाहे कितना भी हिलडुल जाए, इसलिए यह काम करता है। तो जीव द्रव्य का नामकरण ये किए, आपस में न लड़े इसके लिए जीव द्रव्य यानी कि उस व्यक्ति के अंदर सेल के अंदर वो भरा रहेगा पानी की तरह, कीचड़ की तरह, एकदम पानी नहीं तो मिक्स ही हो जाएगा, कीचड़ नुमा। और कोई जैसे इधर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, वो आपस में लड़े ना, इसलिए वो उनको हिसाब से अपने अपने बैलेंस में रखा रहता है। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए ये है सेल, इसके अंदर सारे पार्ट रखे हुए हैं, तो ये अंदर ये लिक्विड भरा रहता है और ये ऐसा रहता है जमा हुआ टाइप में कि कोई एक दूसरे से लड़े ना। तो देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव्य जिसमें केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। जीव द्रव्य दो प्रकार के हैं, पहला है कोशिका द्रव्य, ये कहाँ रहता है, ये केंद्रक में और कोशिका झिल्ली इन दोनों के बीच में होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली ये था इसके बीच में, और एक होता है इसी के अंदर केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक के अंदर होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है, जाहिर सी बात है, 1% भी इसमें कमी हुई तो प्रॉब्लम शरीर को होने लगता है, पता चल जाता है, प्यास वास लगने लगती है। जीव द्रव्य का 90% भाग जल 4 तत्वों से मिला है। कौन कौन से तत्व हैं जीव द्रव्य में, ऑक्सीजन है 76%, कार्बन है 10.5, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन है 2.5। जीव द्रव्य में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों का अनुपात 81:19 का होता है। इसी में एक चीज नोट है, सीलिया और फ्लेजला को भी जान लीजिए, केवल जंतु में होते हैं, पादप में नहीं। मतलब ये दोनों केवल जंतु में, जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुए, इन सब में, प्लांट में नहीं होते हैं। जो मनुष्य का स्पर्म होता है उसी में ये गति देते हैं मोशन, ताकि वो आगे बढ़े, और बाहर इनमें बाल जैसा, छोटा और बड़ा बाल जैसा लगा होता है जो उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। इसी में अभी पीछे क्रोमोसोम को देखा गया है, गुणसूत्र जिसको बोले हैं, इसमें 23 जोड़े यानी मनुष्य का 46, 44 प्लस XY ये मेल का है और फीमेल का है 44 प्लस XY। ये XX मिलता है तो लड़की होती है, ये XX भी लड़की, और ये Y के साथ हुआ अगर तो लड़का होता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में रहता है, केंद्रक शरीर का जो निर्माण करता है। ये ना रहे तो, क्रोमोसोम ना रहे तो शरीर का कैसे कैसे क्या बनेगा, जब आनुवंशिकता का नियम पढ़ेंगे तो वही तो वहां जापान में डैमेज हुआ है तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे होना है। तो अपंग बच्चे आज भी पैदा करते हैं जहां पे परमाणु बम गिरा था, क्योंकि परमाणु बम जब गिरता है तो उसी को इफेक्ट कर देता है DNA RNA को। लवक देख लीजिए, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में होता है। प्लांट में 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित, यह हरे रंग का होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और ऊर्जा पत्तियों में बनता है, जैसे खाना बनता है ना पत्तियों में, छोटे में ही पढ़े होंगे, खाना पेड़ पौधों का कहाँ बनता है, पत्तियों में, प्रकाश फोटो उससे लेता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पूरा एक लेसन है। तो पेड़ पौधों क्या करते हैं, इस पत्ती में सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिसकी वजह से खाना बनता है। सूर्य का प्रकाश जब नहीं बने तो खाना कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना, वो स्टोर होता है अवर्णी लवक में कि इमरजेंसी में काम आ जाए, तो उसको बोलते हैं। इसको पहले देख लीजिए, हरित वाले में हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा पत्तियों में, इसमें DNA RNA की उपस्थिति भी रहती है, इसमें Mg यानी कि मैग्नीशियम, लोहा और कॉपर भी आदि भी रहते हैं। पत्तियों का अगर पीला रंग है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। अवर्णी लवक क्या होता है, इसमें रंग नहीं होता, जड़ों में इसको भोजन इकट्ठा करते हैं खास करके, इसमें वसा और प्रोटीन का, स्टार्च का संग्रह होता है। और तीसरा है वर्णी यानी रंगीन लवक होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे जो कलर मिलता है, जो भी फल आते हैं उसमें फल इसी वर्णी लवक के कारण होता है। यानी हरित लवक क्या करता है, हरित लवक आपको रंग प्रदान
रंग प्रदान ये क्या करता है, हरित लवक खाना बनाता है पत्तियों में, रंग प्रदान थर्ड है, ठीक, हरे रंग का होता है ये कहेंगे। और अवर्णी में क्या होगा, ये रंग नहीं देगा, और वर्णी लवक ये रंग देगा, जैसे कि टमाटर में लाइकोपेन के कारण ये लाल रंग होता है, गाजर में कैरोटीन के कारण, चुकंदर में विटामिन के कारण, ये सब और भी हैं, मुख्य रूप से इतने एग्जाम्पल के तौर पे हैं। अब एक चीज और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कोई भी सेल हो, जैसे अगर एक मनुष्य है और एक पेड़ पौधा, अरे पेड़ पौधा में ये दोनों यूकैरियोटिक हैं, केवल मनुष्य नहीं, भेड़ बकरी, अब वो फिगर तो मेरा ऐसा ही खराब है, मनुष्य कैसा बनाए, भेड़ बकरी क्या करेंगे उसके लिए, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके यूकैरियोटिक हैं, एक चीज। दूसरा है जिसके शरीर का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया है वो प्रोकैरियोटिक है, सीधा सीधा अगर कहा जाए तो। अगर ये सेल है तो इस सेल के अंदर बहुत सी चीजें हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सारी चीजें मिला दिया जाए तब जाकर एक सेल बनता है, और एक सेल की तरह अरबों सेल हैं हमारे पूरे शरीर में, कई सेल मिल गए तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू यानी उत्तक बनेगा, उत्तक बनने के बाद अंग बनेगा, अंग बनने के बाद पूरा शरीर बनेगा, चाहे वो जानवरों का हो या पेड़ पौधों का हो, जिसका भी हो। अब इसमें एक चीज देखे हैं कि ऊपर एक लेयर एक्स्ट्रा रहता है, यानी कि इसको ज्यादा मजबूत करने के लिए ये पेड़ पौधों में होता है जो सेलुलोज का बना होता है, ठीक, और हम लोगों में कोशिका झिल्ली होता है, उनके में कोशिका भित्ति होता है। इसके अलावा आप अलग अलग पार्ट, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का हो, पावर हाउस हो, या जिसका भी हो, लाइसोसोम हो, केंद्रक हो, इन सब का एक अलग अलग अपना नेचर है और उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। दोनों में फर्क आपको यह क्या करना है, एग्जाम के दृष्टि से क्या करना है, हर एक पार्ट को, चाहे इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं, एक और इसका किया जाएगा, प्रो यूकैरियोटिक में अंतर पूछ लिए जाते हैं कभी एग्जाम में छोटे मोटे, या फिर पादप और जंतु दोनों में फर्क पूछ लिए जाते हैं, या फिर छोटे कोई किसी का लेखक पूछ दिया, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आते ही हैं। और इसके जो भी हैं और अन्य क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन अगले बार में क्या किया जाएगा कि कुछ सिलेक्टेड 50-100 क्वेश्चन उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी चीज है, अभी कई एग्जाम हो रहा है, एनटीपीसी का भी इस समय एग्जाम चल रहा है, और कई भी एग्जाम जो कि खास करके रेलवे वाले में है, उसमें आपको विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, खास करके जीव विज्ञान के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन तीनों को मिला दिया जाए तो ज्यादातर रहते हैं या तो बायो के या तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन के क्वेश्चन होते हैं या बताए गए होते हैं। तो ठीक है, इसका सेल का एक और वीडियो लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके बाद अभी फिजिक्स का और उसके बायो का ही एक और ले आएंगे, फिलहाल इसको आप देख लीजिए, ठीक है।